तो अगर हम बेसिक इंट्रोडक्शन की तरफ जाए तो हमें ये तो पता है कि हम चीज़ों को खरीदते हैं पैसों से। अब वो हम क्यों खरीदते हैं? ताकि हमारी जो भी नीड्स हो, डिमांड्स हो, वो सेटिस्फाई हो जाए। ऑब्वियसली अगर मुझे कुछ लिखना है तो मैं जाकर पेन खरीदूंगा, मतलब मेरी नीड सेटिस्फाई हो गई क्योंकि मुझे वो पेन मिल गया और अब मुझे जो चाहिए था, यानी मैं लिखना चाहता था, मैं वो लिख सकता हूँ। और ये भी एक दिया हुआ है कि जो मतलब जहाँ से भी हम खरीदते हैं, जिस भी अगर मैंने किसी दुकानदार से वो लिया हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि उसने ही वो बनाया भी हुआ हो। वो एक तो बहुत दूर से भी ला सकता है या फिर बहुत पास से भी ला सकता है। मतलब सेलर्स नीड नॉट बी मैन्युफैक्चरर, राइट? मतलब वो तो ज़रूरी नहीं है हमने जिनसे ख़रीदा है वो कहीं से होलसेल मार्केट से वो चीज़ें ला सकते हैं, फैक्ट्रीज से ला सकते हैं। और भी है जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो रहते हैं, मार्केट कमिटीज़, तो वो इन सब चीज़ों के थ्रू हमारी तरफ पहुंचते हैं। ऐसा नहीं कि वो खुद ही वो बनाते हैं, दे आर नॉट द प्रोड्यूसर्स। देखो यार, अब मेन चैप्टर का नाम ही ट्रेड है, तो अब देखा जाए तो ट्रेड होता क्यों है? देखा जाए तो हमें पता है कि हमें किसी भी चीज़ की डिमांड होती है, और जब डिमांड होंगी उस पर्टिकुलर चीज़ की तो ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाने के लिए उसका प्रोडक्शन होगा। और जो प्रोड्यूसर रहता है वो उसे होलसेल ट्रेडर को देता है, यानी हम कह सकते हैं वो होलसेल मार्केट में जाता है। उसके बाद जो सेलर्स रहते हैं, जिनको हमारे अगर हम देखें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेलर्स हो गए, सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बायर्स है। समझ रहे होंगे? तो मतलब ज़्यादा कुछ इतनी कुछ हार्ड बात नहीं है। तो सेलर्स, और उसके बाद हम बायर्स, हम कंज्यूमर्स उसे लेते हैं, तो इसी को एक ट्रेड ट्रेड कहा जाता है। अब अगर देखा जाए तो ट्रेड इम्पॉर्टेंट है क्यों? तो गाइस पहले तो ये एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि कैसा है, मतलब ये लोगों की जो इकोनॉमिक लाइफ है ये इस पर इंटरडिपेंडेंट है। उसके बाद है नो कंट्री सेल्फ सफिशिएंट। कौन सी भी कंट्री के पास सब कुछ तो नहीं है यार। देखो यानी अगर इंडिया वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट राइस प्रोड्यूसर है, राइस सबसे ज़्यादा दुनिया में सेकंड नंबर पे इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है, पर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज है जहाँ पर इतने मात्रा में नहीं किया जाता। तो क्या उनको उसकी ज़रूरत नहीं है? उनको उसकी ज़रूरत है, पर वो कैसे उनकी नीड्स, देखिए थर्ड पॉइंट, टू फुलफिल नीड्स ऑफ पीपल, तो वो कैसे क्या करते हैं उनकी नीड्स फुलफिल? ट्रेड करके, मतलब इधर का उधर करके। मतलब राइस ये इंडिया का बहुत सारे जगहों पर पहुंचाया जाता है, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, हर एक कंट्री के पास सब कुछ नहीं है। जब किसी कंट्री के पास कोई चीज़ की कमी रहती है तभी जाकर वो किसी और कंट्री को, या फिर कंट्री के ही कंट्री में स्टेट्स भी ऐसे ही करते हैं दूसरे को। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर के एप्पल्स बहुत अच्छे रहते हैं, और कई कई सारे स्टेट्स में एप्पल्स होता है उनका प्रोडक्शन, पर इतने अच्छे मात्रा में नहीं होता। तो ऐसे वक्त क्या करते हैं वो मतलब वो कंट्री की कंट्री में ही वो एप्पल्स का ट्रेड करते हैं। तो बस ये बेसिक आइडिया है ट्रेड के बारे में कि क्यों इम्पोर्टेंट है वो। तो अगर आगे बढ़ा जाए तो आता है बार्टर सिस्टम। यार बार्टर सिस्टम, देखो यार ये जो सिस्टम्स रहती है ना, इसके बारे में नॉलेज तो सबको रहता है, बस क्या एक मुश्किल सा नाम डाल देते हैं और सबकी फट जाती है। सुनो, बार्टर सिस्टम यानी नॉर्मल गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज होता है। यानी अगर मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल देख लो कि अगर मैंने ये तुमको वीट दिया, गेहूँ दिया, तो तुम मुझे बदलों में शूज़ दोगे। ये तो हम काफ़ी बार देखते भी हैं, हमारे जो घर के सराउंडिंग में भी कोई ना कोई आता है कि कुछ हम उन्हें मतलब बर्तन वगैरह देते हैं, ऐसा वैसा। तो उसमें कैसा होता है कि बार्टर सिस्टम में करेंसी तो यूज़ होती नहीं है, मनी होती नहीं, ऑब्वियस सी बात है। और पर ये आज भी ट्राइबल एरियाज़ में, यानी आदिवासी लोगों, जहाँ पर इतना कुछ तो अभी कुछ डेवलप हुआ ही नहीं है, तो वहाँ पर आज भी ये सब कुछ यूज़ होता है। तो बस इतना ही है बार्टर सिस्टम में, और कुछ भी नहीं है। और उसके बाद और दो टाइप्स भी आते हैं ट्रेड में। इसके पहले हमने जो ट्रेड डिस्कस किया उसमें एक होता है विजिबल ट्रेड और एक इनविजिबल ट्रेड। अब देखते हैं वो क्या होता है। तो देखो, अब होते हैं विजिबल ट्रेड और इनविजिबल ट्रेड। अब उसमें से विजिबल ट्रेड यानी क्या होता है कि व्हेन देयर इज बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स, यानी जब हम कुछ मतलब कुछ देते हैं और हमें बदले में गुड्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने सब्जी वाले को पैसे दिए तो मुझे बदले में कोई सब्जी देगा, वो गुड्स हो गया, राइट? तो वो विजिबल ट्रेड हो गया। और इनविजिबल ट्रेड यानी व्हेन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, यानी सर्विसेज एक्सचेंज होती है। समझ लो मैं बाल काटने को गया हूँ, तो मैं इधर भी मेरा आउटपुट जो है, मतलब पैसे तो मैं दूंगा ही, पर बदले में वो मुझे कुछ दे रहा है क्या? देखा जाए तो जो भी बार्बर है वो मुझे कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा है, पर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मेरे बाल काट के दे रहा है, वो सर्विस हो गई ना। मुझे, मैं घर जाकर तो कुछ लेकर जा नहीं रहा हूँ। तो बस यही दो टाइप्स है। अब आगे बढ़ते हैं।
तो गाइज हमने जो देखा टाइप्स ऑफ ट्रेड, विजिबल और इनविजिबल ट्रेड, वो तो बेसिक लेवल पे था। अगर हम थोड़ा डीप जाए तो ट्रेड के दो टाइप्स होता है, ऑन बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ ट्रेड रीजन। अब क्वालिटी ऑफ गुड्स में दो तरीके आता है, एक होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड, और एक्सटेंट ऑफ ट्रेड रीजन में आता है डोमेस्टिक, या फिर उनको हम इंटरनल ट्रेड कह सकते हैं, और इंटरनेशनल ट्रेड। अब ये सब कुछ क्या होता है, ये हर एक चीज डिटेल में देखते हैं। तो अगर फर्स्ट टाइप के हिसाब से चले तो पहले तो अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ गुड्स देखना है, राइट। तो इसमें दो प्रकार के आते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। तो होलसेल ट्रेड में क्या होता है, जो ट्रेडर्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स से खरीद लेते हैं जो भी गुड्स वगैरह जिन्होंने वो प्रोड्यूस किया है, और उसके बाद वो रिटेल ट्रेडर्स को बेचते हैं काफ़ी बड़े स्केल में। और रिटेल ट्रेड में वही ट्रेडर्स आते हैं, रिटेल ट्रेडर्स ही आते हैं। ये जैसे मैंने कहा था कि अगर होलसेल ट्रेडर्स रिटेल ट्रेडर्स को बेचेंगे तो ऑब्वियसली रिटेल ट्रेडर्स होलसेल ट्रेडर्स से खरीदेंगे, राइट। और वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को करते हैं। यानी इन शॉर्ट अगर मैं देखूँ तो पहले होलसेल ट्रेडर्स आते हैं, फिर रिटेल ट्रेड आता है, और उसके बाद फिर कंज्यूमर्स आ जाते हैं, ठीक है। यानी अगर देखा जाए तो होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड और फिर कंज्यूमर, ठीक बात है। तो अब आगे देखते हैं। तो गाइज अगर हम सेकेंड टाइप देखें तो उसमें आता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ रीजन। तो हमें ये तो पता है कि सेलिंग और मतलब सेलिंग और बाइंग गुड्स की अलग अलग लेवल्स पे होती है। तो उसमें से मतलब क्या हो गया, लोकल लेवल, रीजनल लेवल, फिर उसके बाद नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल। पर हम इसमें से मतलब ये ट्रेड के टाइप्स हो गए ना, पर हम इसमें से सिर्फ डोमेस्टिक ट्रेड पढ़ेंगे और इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ेंगे, बाकी हम अभी के लिए नहीं पढ़ने वाले। तो अगर आगे देखें ना हम, तो मैंने आपको कहा था कि अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ रीजन पे दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डोमेस्टिक ट्रेड और एक होता है इंटरनेशनल ट्रेड। तो डोमेस्टिक यानी नाम से ही पता चल रहा है कुछ घर बार का, यानी डोमेस्टिक होगा वो। तो ये जो ट्रेड होता है ना, ये कंट्री की कंट्री में होता है, मतलब इट टेक्स प्लेस विद इन द सेम कंट्री। और ये सब कुछ किस पर डिपेंड करता है, ये सब कुछ डिपेंड करता है उस कंट्री के साइज पे, डाइवर्सिटी पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे और अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पर ये सब कुछ डिपेंड करता है। और अगर हम फिर आगे भी देखें, और ये जो इंटरनल ट्रेड है ये लार्ज स्केल पर कैसे क्या होता है, मतलब पॉपुलेशन कितनी है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सर्विसेज कैसे है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, उधर की मार्केटिंग सिस्टम कैसी है, इससे ही फिर इंटरनल ट्रेड ना ये लार्ज स्केल पे होता है। और भारत में तो मतलब देखा जाए तो ये जो फैक्टर्स है, जैसे डाइवर्सिटी इन जोग्राफिकल कंडीशंस है और हाई पॉपुलेशन है, ये भी करेंगे ही ऑब्वियसली डोमेस्टिक ट्रेड को अफेक्ट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कंट्री का जो डेवलपमेंट रहता है वो ट्रेड पर डिपेंड करता है। और उसके नीचे जो मैंने लिखा है वो अगर आप देखोगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रेड, यानी अगर कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी रही तो ऑब्वियसली वहां पर ट्रेड ज़्यादा होगा। अब देखते हैं हम इंटरनेशनल ट्रेड। अब यार इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें गुड्स का एक्सचेंज होता है कंट्री टू कंट्री में, और इसलिए कुछ कंट्रीज एक कोई तो भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करती है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लिया जाए तो क्रूड ऑयल इन सऊदी अरेबिया और कुवैत में, ये वो कुवैत नहीं है वो कुवैत है, तो एक वो हो गया। और एक और एग्जांपल देखें तो वीट प्रोडक्शन यूएसए और कनाडा में। और एक और अगर देखा जाए तो राइस प्रोडक्शन भी होता है हमारे इंडिया और चाइना में। और एक और चीज़ दी हुई है इसमें कि बोलकर ये तो पता है कि जिस कंट्री में ना कम है ना, यानी जिस कंट्री में उस गुड्स के लिए डिमांड है उसी कंट्री में वो सप्लाई किया जाएगा। तो इसी को मतलब यही बिगिनिंग होती है ना इंटरनेशनल ट्रेड की। अगर यार उस कंट्री में नहीं है तो हम भेजेंगे उधर, तो इंटरनेशनल ट्रेड तो शुरू ही हो गया। और उसके बाद अगर हम देखें तो जब इंटरनेशनल ट्रेड दो कंट्रीज के बीच में होता है तब उसको बायलैटरल कहते हैं, और जब दो या फिर ज़्यादा होता है तब उसको मल्टीलैटरल कहते हैं। अब आगे देखते हैं हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट क्या होता है वो। तो यारो इंटरनेशनल ट्रेड की ना कुछ कुछ बेसिक प्रोसेसेस होता है, तो उसमें एक आ गया एक्सपोर्ट और एक आ गया इम्पोर्ट। तो एक्सपोर्ट अब क्या रहता है, जब कोई भी कंट्री कोई गुड्स प्रोड्यूस करती है जो उनके कंट्री में ज़्यादा मात्रा में हो, मतलब जो एक्चुअली उनको जितना डिमांड है उनके कंट्री के लोगों को उतनी तो फुलफिल हो ही रही है पर एक्स्ट्रा बच भी रहा है, तब वो दूसरे कंट्रीज को सेल करते हैं जिनके कंट्री में उसकी कमी हो। तो ऐसे वक्त में जिस कंट्री ने सेल किया हुआ है वो हो गया हुआ, मतलब उसने किया है एक्सपोर्ट।
आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट दिस। अगर अब हम इम्पोर्ट में देखें तो जब कंट्री गुड्स खरीदती है जो उनके कंट्री में कम हो, जिसकी उनके कंट्री में कम हो, विच आर स्कार्स इन देयर ओन कंट्री, और जब ये दूसरी कंट्री से खरीदते हैं तब उसको इम्पोर्ट कहते हैं। तो बस यही है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। अब हम देखते हैं कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बेसिस पर ट्रेड में बैलेंस होता है, वो क्या होता है, वो 3 टाइप्स के होते हैं, वो हम देखेंगे। तो यार पहले तो तुम्हारे दिमाग में सवाल आया होगा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है। तो मैं पहले तुम्हें वो बता दूं कि डिफरेंस बिटवीन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट वैल्यूज ऑफ अ कंट्री इन स्पेसिफिक पीरियड, मतलब जो कुछ भी इम्पोर्ट, मतलब इम्पोर्ट कितना ज़्यादा किया गया है या फिर एक्सपोर्ट कितना ज़्यादा किया गया है, इनके बीच की जो डिफरेंस होती है एक कंट्री में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ ट्रेड के 3 टाइप्स होते हैं, अनफेवरेबल, फेवरेबल और बैलेंस्ड। अब ये तीनों हम एक एक करके देखते हैं। तो यार अभी फर्स्ट टाइप देखते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो इसमें क्या होता है कि वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स इज मोर देन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स। मतलब वैल्यू, मतलब जिस इसमें इम्पोर्ट हुआ है ना, जिस मात्रा में इम्पोर्ट हुआ है वो ज़्यादा हुआ है एक्सपोर्ट से। और ये नीचे एक विजुअलाइजेशन दिया है उसका तराजू के फॉर्म में, तो टेक्स्ट बुक में दिया था इसलिए मैंने बना दिया, तो आप फर्स्ट पॉइंट से भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो सकते हो। अब दूसरा देखते हैं जो है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो इसमें क्या होता है कि वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स जो रहता है ना वो वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट से ज़्यादा रहता है, और एक्सपोर्ट मतलब वो नीचे विजुअलाइजेशन दिया हुआ है मैंने, मतलब इन शॉर्ट आप समझ लो कि अनफेवरेबल का अपोजिट फेवरेबल, मतलब वर्ड्स ही अगर अपोजिट है तो ऑब्वियसली उसमें जो वैल्यू होंगी एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स की वो तो अपोजिट होंगी। तो बस इतना याद रख लो कि अनफेवरेबल में इम्पोर्ट्स की वैल्यू ज़्यादा होती है और फेवरेबल में एक्सपोर्ट्स की वैल्यू, क्योंकि और थोड़ा सा अगर आप सेंस भी लगाओ ना, तो फेवरेबल में एक्सपोर्ट्स की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आप, मतलब आपके पास एक्सेस बन रहा है इसलिए तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, मतलब आप अच्छे कंडीशन में हो, तो वो फेवरेबल तो हो ही गया। और इम्पोर्ट और आई एम सॉरी, और अगर हम अनफेवरेबल में देखें तो आप देखो इम्पोर्ट की ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा चीज़ें आ रही है और बाहर बहुत कम जा रही है, तो आपकी कंट्री की स्थिति ठीक नहीं है, तो ऑब्वियसली अनफेवरेबल हो गया। अब तीसरा और लास्ट टाइप देख लेते हैं, बैलेंस्ड ट्रेड। तो यार आई नो बहुत से लोगों ने ऑलरेडी इसको गेस कर लिया होगा कि यार अगर अनफेवरेबल में इम्पोर्ट ज़्यादा है, फेवरेबल में एक्सपोर्ट ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बैलेंस में तो दोनों इक्वली रहना है ना यार, और क्या हो सकता है। तो ये तो बहुत सिंपल है कि वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इक्वल रहता है वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट से, और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नीचे वही विजुअलाइजेशन दिया हुआ है मैंने। और अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो जी हाँ, वो देख लेते हैं जल्दी से। यार तो अभी देखते हैं हम इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो मैं इंटरनेशनल ट्रेड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा बार ये जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना, ये मल्टीलैटरल ट्रेड होता है। मल्टीलैटरल क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसका मतलब होता है कि 2 या फिर ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होता है, और ये डोमेस्टिक ट्रेड से कॉम्प्लेक्स होता है यार। ये तो ज़्यादा मतलब समझने लायक बात है ना। कंट्री कंट्री में आसान है ट्रेड करना, पर बाहर जाकर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है वो। और फैक्टर्स, काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स भी ट्रेड को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे हो गया इकोनॉमी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, पॉलिटिकल रिलेशंस। तुम बताओ यार, अगर 2 कंट्रीज़ के बीच में बनती ही नहीं हो तो ट्रेड कैसे होगा। तो और भी वैसे काफ़ी सारे, जैसे मार्केट्स, लॉ, जुडिशियल सिस्टम, करेंसी हो गया, लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये सब कुछ ट्रेड को इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद पर ये सब कुछ मेरा कभी कभी ना कॉन्फ्लिक्ट्स आता है, यानी ऑब्स्टैकल्स आ जाते हैं ट्रेड के इसमें। तो इन्हीं यही कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आने चाहिए, इसलिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो गाइज अब वो लंबा खासा अब कसरत होने वाली है तुम्हारे दिमाग की, क्योंकि अब बहुत सारा पार्ट आ जाता है याद करने लायक। तो अब हम सीधा इधर से चलते हैं टेक्स्ट बुक की ओर, और वहीं जाकर देखेंगे कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या है। तो आ गए हम टेक्स्ट बुक पे गाइस। तो ये जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा लोगों को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, और इसको अगर मैं सच बताऊँ तो अगर हम समझ के लेना तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। मतलब एक्चुअली इसमें समझने लायक तो है नहीं यार, जो है वो याद ही करना है वैसे। पर हम याद नहीं करेंगे, हम एक एक पॉइंट को देखेंगे, जितना ज़्यादा हो सकता है उसको उतना दिमाग में घोलेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट आप लोगों को लगता है। तो यार एकदम सब कुछ दिमाग में से ये सारा कुछ अजम्पशंस निकाल दो, और अच्छे से ये शुरुआत करते हैं। तो क्या ये इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की, तो एक एक करके देखते हैं।
तो पहली इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसको WTO भी कहा जाता है। क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो भी है वो है 164, और नीचे दिख रहा होगा आपको उसका लोगो गाइस। ये देख लो यार, एक बार आंखों के नीचे से भी चला गया ना तो काफ़ी है। उसके बाद इसके हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। नाम याद रखो, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और इसके फंक्शंस क्या है अब ये भी देख लेते हैं। टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर नेगोशिएशंस इन इंटरनेशनल ट्रेड, यानी इंटरनेशनल ट्रेड में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है नेगोशिएशंस के लिए, नाकार के लिए। दूसरा, टू हैंडल द डिफरेंसेस रिलेटेड टू ट्रेड, ट्रेड में जो कुछ भी डिफरेंसेस है वो ये WTO हैंडल करता है। मॉनिटर द ट्रेड पॉलिसीज ऑफ मेंबर स्टेट्स, मेंबर स्टेट्स की जो कुछ भी ट्रेड पॉलिसीज होती है उसको यही संभालता है। और प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग टू डेवलपिंग कंट्रीज, यानी टेक्नोलॉजिकली असिस्टेंस देना, सहारा देना, और मतलब ट्रेनिंग देना डेवलपिंग कंट्रीज़ को। तो यहाँ पर ये फर्स्ट हो गया यार, कुछ हार्ड था क्या? एक बार क्विक रिकैप। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं WTO, 164 मेंबर्स है, लोगो आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। 4 मेन फंक्शंस है, एक नेगोशिएशंस प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल ट्रेड में, मतलब उसका प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। डिफरेंसेस हैंडल करता है ट्रेड से रिलेटेड। फिर उसके बाद ट्रेड पॉलिसीज मॉनिटर करता है मेंबर स्टेट्स के, और टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस और मतलब ये प्रोवाइड करता है, और ट्रेनिंग भी, ताकि कंट्रीज डेवलप हो। उसके बाद बढ़ते यूरोपियन यूनियन, EU। इसमें आते हैं 28 स्टेट्स, और इसका लोगो भी देख लो। ये है बेल्जियम में, जिसका मतलब बेल्जियम में ब्रूसेल्स यानी उसका कैपिटल, उधर इसके हेडक्वार्टर्स। इसके फंक्शंस है एस्टैब्लिश्ड एंड इंटीग्रेटेड मार्केट अमॉन्ग्स्ट मेंबर नेशंस इन यूरोप, यानी यूरोप में जो कुछ भी मेंबर नेशंस हैं उनके बीच में एक इंटीग्रेटेड मार्केट को एस्टैब्लिश करे। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल इन यूरोप, यानी गुड्स, सर्विसेज और जो कुछ भी कैपिटल है इसका फ्री फ्लो हो, यानी ये आराम से सप्लाई किया जाए। कस्टम ड्यूटीज हैव बीन कैंसल्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद इन कंट्रीज, तो कस्टम ड्यूटीज़ ये कैंसिल हो गई है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स उन्हीं मेंबर्स, ये जो 28 मेंबर्स हैं उनके बीच में। यार इसमें इसलिए मैं आपको इसलिए इतना डायरेक्ट डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि इसमें डिटेल में जाकर क्या करोगे यार, ये NTSC के लिए तैयारी है, डिटेल में जाओगे भी ना तो भी आपको इतना कुछ फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। तो एक बार बस इसको पढ़ लो। अगर आप कुछ बोर्ड्स दे रहे होते थे इस बुक पे तो इनको थोड़ा डिटेल में समझना लाजमी था, पर ये NTSC के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो इसलिए। और कॉमन यूरो करेंसी एस्टैब्लिश्ड, यानी कॉमन मतलब यूरो करेंसी एस्टैब्लिश की गई हुई है। उसके बाद अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OPEC। OPEC। तो गाइज अब ये हो गया हमारा तीसरा। एक था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन, और ये तीसरा आ गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसमें है टोटल नंबर ऑफ मेंबर और स्टेट्स हम कह सकते हैं 13, और इसका हेडक्वार्टर है वियना, यानी ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। और वियना ऑस्ट्रिया का कैपिटल भी है, ये भी आपको बता दूँ। तो 13 मेंबर स्टेट्स है। उसके बाद कंट्रोलिंग द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ क्रूड ऑयल, यानी क्रूड ऑयल जिधर भी पूरा ट्रेड किया जाता है। हमने देखा था क्रूड ऑयल का एक्सेस है साउथ अरेबिया और कुवैत में। जब भी कुछ देखते हो और अगर उसको पिछले चैप्टर से रिलेट कर पाओ ना तो कर देते जाओ, तो आपको रिवाइज हो जाएगा वो सब कुछ। तो ये तो हो गया कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ क्रूड ऑयल को कंट्रोल करता है। फिर कंट्रोलिंग द रेट्स ऑफ क्रूड ऑयल, उन्हीं जो क्रूड ऑयल के जो रेट्स हैं उनको भी कंट्रोल करता है। मतलब उसका रेट्स मतलब प्राइस रेट्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, रेट्स ऑफ क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, मतलब कौन से रेट पे प्रोड्यूस हो रहा है वो मेंबर स्टेट्स के ही बीच। और एक और कि मेंटेनिंग कॉन्सेंसस इन ऑयल एक्सपोर्ट। यार ये काफ़ी ज़्यादा डीप टॉपिक हो जाएगा अगर मैं इसको समझाने जाऊँ तो अभी के लिए बस याद रख लो कि मेंटेनिंग कॉन्सेंसस इन ऑयल एक्सपोर्ट। उसके बाद हम बढ़ते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल। एक बार फिर से पढ़ लो, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसका क्या है, फाइंडिंग सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशंस टू द कॉमन प्रॉब्लम्स फेस बाय कंट्रीज इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में जो भी कंट्रीज़ है उनके लिए अगर कोई कॉमन प्रॉब्लम उधर चल रही है तो उनके लिए एक सॉल्यूशंस ये फाइंड करता है। उसके बाद ये सोशल वेलफेयर को इंक्रीज़ करता है और उधर के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड को भी रेज करने की कोशिश करता है। और साथ ही साथ मेंबर स्टेट्स में जो रीजनल कोऑपरेशन है उसको भी बढ़ाता है, और साउथ एशिया में जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो भी अनरेस्ट है, उसको भी निकाल देता है। उसके बाद हम देखिए एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी ASEAN। अब इसके मैं हेडक्वार्टर्स भी आपको दिखाऊंगा, पर पहले हम ये देख लेते हैं। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, और एक और यार, ये जो सार्क है ना, इसमें 8 मेंबर स्टेट्स है।
अब हम आ चुके हैं नीचे। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी ASEAN, तो इसके हेडक्वार्टर्स है इंडोनेशिया जकार्ता में। और इसके एम्स और फंक्शंस देख लेते हैं। एक्सपांडिंग सोशल एंड कल्चरल हार्मोनी अलॉन्ग विद इकोनॉमिक ग्रोथ इन साउथ ईस्ट एशिया, यानी सोशल और कल्चरल हार्मोनी को बड़ा करे और साथ ही साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ाए साउथ ईस्ट एशिया की। और प्रमोटिंग रीजनल पीस वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फैले। और प्रमोटिंग टैक्स वेवर्स फॉर ट्रेड ग्रोथ इन मेंबर स्टेट्स। यार फिर से कह रहा हूँ, डिटेल में जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा सब कुछ, तो बस दिमाग में से ये सब कुछ निकाल दो कि इसको ये समझने के लिए डिटेल में जाना ही है। आगे जाकर अगर इसमें कुछ परस्यू करोगे इस सब्जेक्ट्स में तो ये समझ में ही आने वाला है यार। तो इसलिए अभी के लिए सिर्फ इसको देख लो। तो प्रमोटिंग टैक्स वेवर्स फॉर ट्रेड ग्रोथ इन मेंबर स्टेट्स, सही बात है। यानी टैक्स वेवर्स को प्रमोट करना ट्रेड ग्रोथ में, और ये सब कुछ मेंबर स्टेट्स में ही शुरू है यार। इसमें 10 मेंबर स्टेट्स है, याद रखना। उसके बाद आते हैं हम एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, APEC। तो इसमें 21 मेंबर स्टेट्स है। और यार ये लोगो देख लो अच्छे से, क्योंकि ये एग्जाम में आ ही सकते हैं, आई कैन बेट ऑन दैट। और इसके हेडक्वार्टर्स है सिंगापुर में। और इसके एम्स क्या है? फ्री ट्रेड, फुकट का ट्रेड हो जाए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो एशिया पैसिफिक ओशन रीजन जो है उसमें, और प्रमोटिंग रीजनल एंड टेक्निकल कोऑपरेशन अमॉन्ग मेंबर्स। तो रीजनल और टेक्निकल कोऑपरेशन हो जाए इन्हीं 21 मेंबर्स के बीच, मेंबर स्टेट्स। और जो हमारा लास्ट पार्ट है वो है ब्रिक्स। भाई इसको तो सभी लोग पहचानते हैं, ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जो इसको पहचानता नहीं है। मतलब एटलीस्ट अगर आप इंडिया में रहते हो तो आप पहचानते ही हो यार। तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स। तो इसके हेडक्वार्टर्स है शंघाई में, जी हाँ, चाइना। और इसके एम्स क्या है कि मेक फंड्स अवेलेबल फॉर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमीज ऑफ मेंबर्स। कि हाँ इसके मतलब इकोनॉमीज और मतलब, एक सेकेंड, मेक फंड्स अवेलेबल फॉर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमीज ऑफ मेंबर्स, यानी मेंबर्स की जो इकोनॉमीज है उनकी ग्रोथ होने के लिए ये फंड्स अवेलेबल करवा के देता है। और साथ ही साथ जो मेंबर्स की म्यूचुअल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उसको भी बढ़ाता है, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को भी बढ़ाता है। अब मैंने आपको कहा था कि मैं ASEAN का हेडक्वार्टर्स दिखाऊंगा और WTO का भी। तो ये देखो यार, ये है हेडक्वार्टर्स ASEAN का, 10 मेंबर्स वाला जो था, जिसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में। और ये जो है ये हेड ऑफिस है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, यानी 164 मेंबर स्टेट्स है इसमें। तो यार गाइज, अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो है मार्केटिंग। यार अब तो हम काफ़ी ज़्यादा चैप्टर ख़त्म कर ही चुके हैं यार। हमने सब सम इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड देख लिया। तो आप समझ लीजिए आपका जो मेन कोर था ना चैप्टर का, वो हो चुका है ख़त्म। अब जो कुछ भी बचा है वो बच्चों लायक है सब कुछ। तो पहले देख लेते हैं यार। और NTSC पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ तो फिर वो, इसमें एक स्टोरी भी दी हुई है आपके टेक्स्ट बुक में ढोंडीबा वगैरह की, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे पॉइंट पर आता है। तो मार्केटिंग है। तो उसमें मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है? प्रेजेंटेशन ऑफ कमोडिटी इज़ इंडिस्पेंसिबल। अब इंडिस्पेंसिबल का मतलब है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, एब्सोल्युटली नेसेसरी। मतलब अगर कोई भी गुड्स है तो वो तुम लोग प्रेजेंट कैसे करते हो उस पे नेसेसरी रहता है। उसके बाद उस गुड्स की प्राइस किस पर डिपेंड करती है, उस कमोडिटी की प्राइस किस पे डिपेंड करती है? क्वालिटी पे, कैसा है वो, कैसी है वो कमोडिटी। उसके ग्रेडिंग पे, वो बाहर मार्केट में कौन से लेवल की मानी जाती है। और प्रेजेंटेशन ऑब्वियसली फर्स्ट ही पॉइंट में देखा मैंने। तो इन सबको अगर हम मिला दे तो फाइनली इट फेचेस अ गुड प्राइस एंड ऑल्सो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इंक्रीजेस। यानी उसको अच्छे खासा कमाया भी जा सकता है उसमें से, और उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है मार्केट में। अब हम देख लेते हैं जल्दी से इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। यार देखो, अब मैं आ चुका हूँ टेक्स्ट बुक की तरफ। आना पड़ा मुझे क्योंकि इतना सारा यार मैं कैसे उस बोर्ड पर कवर करूँ। तो कोई टेंशन की बात नहीं है यार, एकदम आसान है, कवर कर लेंगे। तो अब मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है? तो उधर क्या लिखा हुआ है कि मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोशल फैब्रिक, ग्लोबलाइजेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एबंडेंट चॉइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स इज द स्ट्रक्चर ऑफ टुडेज बिजनेस वर्ल्ड। इसको एकदम से आसान से भाषा में बोलूँ तो, जो कुछ भी आज प्रोडक्ट्स जो भी लोगों को चाहिए, जो मतलब जो भी उनकी चॉइसेस है, जो भी अल्टरनेटिव्स हैं, वो आज के बिजनेस का स्ट्रक्चर है ना, ऑब्वियसली। मतलब जो चाहिए वही बनेगा। तो इसके अगर हम देखा जाए तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केटिंग सिस्टम फॉर ट्रेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मार्केटिंग सिस्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर ट्रेड हमको आगे चलाना है तो।
मार्केटिंग से एक खुद का बिजनेस बढ़ा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और प्रोडक्शन जो है, दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल एट वंस ऑन अ लार्ज स्केल। प्रोडक्शन भी एक साथ ही पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लार्ज स्केल पर। सही बात है। तो ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। सो द प्रोडक्ट कैन रीच अ लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। मतलब जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी सारे लोगों तक पहुंच सकता है। और द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहा है, अगर उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली उसके दाम भी बढ़ेंगे यार। और जो ख़राब प्रोडक्ट्स है, दोज कैन बी रिकॉर्ड फ्रॉम द मार्केट। वो फिर से मार्केट से निकाले भी जा सकता है, या फिर से याद भी किया जा सकता है, ऐसे एकदम लिटरल मीनिंग देखे तो इसलिए आज के ज़माने में मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग सिस्टम्स के लिए। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट दिस। तो एडवर्टीजमेंट्स मेकिंग द कस्टमर्स फील द नीड टू बाय द गुड्स आर ऑन द राइज। तो यार देखो, एडवर्टाइजमेंट्स तो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। हम कुछ भी देखते हैं तो हमें क्या ख़रीदना है, ये हमें बेसिक आइडिया एडवर्टाइजमेंट से ही पता चलता है, तो हम वो ले लेते हैं। तो ये आसान है। उसके बाद जितने ज़्यादा कस्टमर्स तक वो पहुँचेंगे, उतने ज़्यादा वो उनको अट्रैक्ट करेंगे कि हाँ भाई, हमारे प्रोडक्ट्स लो और हमारे लिए नए प्रोडक्ट्स भी बनाओ बोलकर। और हर एक प्रोडक्ट के पीछे का ऑब्जेक्टिव कुछ और ही होता है, सब कुछ एक तरीके से थोड़ी बनता है यार। और पिछले कुछ समय में जो मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मीडिया हैव अफेक्टेड द मार्केटिंग सिस्टम्स डीपली। मतलब जो हमारा आईटी सेक्टर है और मीडिया, इसने मार्केटिंग को काफ़ी ज़्यादा डीपली अफेक्ट किया है। और इसी के वजह से, इसी रिवॉल्यूशन के वजह से जो ये हुआ है आईटी सेक्टर में, जो भी रिवॉल्यूशन हुआ है, सॉरी यार, मैं पढ़ाते गया नीचे स्क्रॉल करना ही भूल गया था, तो उसको जाने दो। पर मैंने इतना कुछ बहुत ज़्यादा ये तो नहीं बताया, इजी से है, सब कुछ आपको खुद को ही पता है। तो हम कहाँ पे थे कि ये जो कुछ रिवॉल्यूशन हुआ है ना आईटी सेक्टर में, इसके वजह से पूरा वर्ल्ड ही एक मार्केट बन चुका है, ऐसा इन लोगों का बोलना है। क्योंकि इंटरनेट के थ्रू हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, मतलब प्रोडक्शन के बारे में, जो अलग अलग कंट्रीज़ में हो रहा है। और इसके वजह से जो हम कस्टमर्स हैं, हमको बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो हम जो कस्टमर्स हैं, हम ऑनलाइन ट्रेडिंग, ई मार्केटिंग, ये सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। देखो यार, कुछ था क्या इसमें? कुछ भी नहीं था। आई नो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है यार, पर अगर आप ध्यान से देख लो ना वीडियो, तो इतना क्लियर हो जाएगा कि टेक्स्ट बुक तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैं कितने बार बोल चुका हूँ अब। तो प्लीज़ यार, अगर इतना अच्छे से कोई वीडियो मिल रही है जहाँ पर टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, तो अभी जाकर लाइक का बटन दबा दो यार, सब्सक्राइब भी कर दो, शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ। सबको नॉलेज मिलनी चाहिए। नॉलेज बांटने से बढ़ती है यार। तो और कमेंट भी डाल देना कुछ। तो अब देखते हैं, अभी भी कुछ लास्ट लास्ट का बचा हुआ है, वो कर लेते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ कि अगर कोई भी प्रोडक्ट ये एडवर्टाइज किया गया है गलत इन्फॉर्मेशन के साथ, तो फिर मतलब कुछ गलत मीन्स के साथ, यानी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स बढ़ा चढ़ा कर बोलना जो कंज्यूमर्स को चीट करे, या फिर कि बाकी जो ये है, जो कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है वो ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, यानी उनकी बुराइयां बताना, तो फिर वही एडवर्टीजमेंट्स हमारा ट्रस्ट लूज़ कर जाती है यार। ये तो हमें भी पता है। क्योंकि इसलिए एडवर्टाइजिंग करते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करें। कस्टमर्स को भी पता रहना चाहिए ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में। तो इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये इनैक्ट हुआ गया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। कि इसलिए ये नेसेसरी है कि कंज्यूमर खुद के नीड्स को पहचाने और गुड्स को एक रीजनेबल रेट पर खरीदे। तो यारो, फाइनली फाइनली हम ये चैप्टर करने जा रहे हैं यहाँ पर एंड। एक लास्ट है जो आपके सामने, जो आपको डब्बा दिख रहा होगा, ये लास्ट पार्ट है चैप्टर का। इसे जल्दी से देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो इसमें तो एन इनविजिबल फ्लो डेवलप्स व्हेन अ प्रोडक्ट गोज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। एक फ्लो डेवलप हो जाता है जब कोई प्रोडक्ट, अगर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है और वो हम तक कैसे पहुंच रहा है, उसके बीच में एक फ्लो बन जाता है। सो द कमर्शियल फंक्शंस इन्वॉल्व इन दिस फ्लो आर कलेक्टिवली कॉल्ड मार्केटिंग। ये जो कुछ भी फंक्शंस हैं, इसको साथ में मार्केटिंग कहते हैं हम।
और जो भी है, मतलब जो भी कमोडिटी है उसकी जो प्राइस है, तो उसका सेल्स, प्रोडक्ट प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे मेजर कंपोनेंट्स हैं मार्केटिंग के। सही बात है। तो अब कमोडिटी में देखो क्या क्या आता है। प्रोडक्शन, ऑब्वियसली, क्लासिफिकेशन, ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग, इसका प्राइस डिसाइड किया जाता है। प्रमोशंस और डिस्ट्रीब्यूशन, सही बात है। एग्जांपल में देख लो यार, प्रोडक्शन बासमती, उसके बाद क्लासिफिकेशन होल, ब्रोकन, दुबर, फिर ब्रांडिंग कैसा हो गया, नेम ऑफ द कंपनी, लोगो, नंबर। उसके बाद लेबलिंग, डिटेल्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, सही बात है। और पैकेजिंग, अट्रैक्टिव पैकेजिंग, अच्छा पैकेज रहा तो ही खरीदेंगे ना। तो गाइज यहीं पर फिर हो जाता है हमारे चैप्टर ख़त्म। आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दो यार। चैप्टर को इतने कम टाइम में मैंने करवा दिया आपका पूरा चैप्टर इतना अच्छे से कि आप कभी भी देख लो, टेक्स्ट बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो यार बस फिर यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म करते हैं। लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो। तो मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए लर्न, एक्सप्लोर, नरिश एंड एन्जॉय विथ फन स्टडीज़।